तो कैसे हो दोस्तों। ये हमारी मोशंस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है जिसमें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखेंगे। और इस वीडियो को इंटरैक्टिव बनाने के लिए हमने एक पोल क्वेश्चन भी डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जहाँ तक कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें फोर्स कब लगाना चाहिए या कब तक लगाना चाहिए। तो चलिए उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास एक हाथ गाड़ी है या कार्ड बोल सकते हैं और वो रेस्ट पर है और आप उसे धक्का लगाकर छोड़ देते हैं या बोल सकते हैं कि आप उस पर फोर्स लगाते हैं बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए। अब क्या होगा कि जो कार्ट है वो मूव होना शुरू होगी, लेकिन थोड़े डिस्टेंस तक चलने के बाद वो रुक जाएगी। तो अगर हमें कार्ट को कंटिन्यूसली मूव करना है तो क्या हमें कंटिन्यूसली धक्का लगाना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूसली फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम रियल लाइफ केसेस देखें तो ये सही लगता है। पर चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी ग्राउंड है। उस ग्राउंड का फ्रिक्शन जो है वो है ज़ीरो। वैसे तो प्रैक्टिकली ज़ीरो फ्रिक्शन ग्राउंड पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा है। और इस ग्राउंड पर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है जो रेस्ट पर है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा। और अब आप इस ब्लॉक को पुश करते हैं, मतलब कि फोर्स लगाते हैं। तो अब क्या होगा कि जो ब्लॉक है हमारा वो उस फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पर मूव होना शुरू होगा और वो बिना रुके कंटिन्यूसली एक ही स्पीड के साथ मूव करता रहेगा, एक ही स्ट्रेट लाइन पर। उसका मतलब है वो एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा। लेकिन हमारा ये ऑब्जर्वेशन हमारे फर्स्ट केस के ऑब्जर्वेशन से कम्प्लीटली डिफर करता है। और उसका रीज़न ये है कि जो हमारा फर्स्ट केस था वो रियल लाइफ पर बेस्ड था। और जब भी हम रियल लाइफ केसेस लेते हैं तब उनके साथ आते हैं रेजिस्टेंसेस या लॉसेस। जैसे कि फ्रिक्शन होता है व्हील और ग्राउंड के बीच में, फ्रिक्शन होता है मूविंग पार्ट्स में, एयर का भी रेजिस्टेंस होता है। तो ये सभी फैक्टर्स मोशन को रेजिस्ट करते हैं और इन्हीं की वजह से जो हमारा कार्ट था वो थोड़े डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के बाद रुक गया। तो हम हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हमें स्टार्टिंग में ही फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें कंटिन्यूस फोर्स भी लगाना पड़ेगा रेजिस्टेंसेस को ओवरकम करने के लिए। लेकिन हमारे सेकंड केस में हमने ये सारे रेजिस्टेंसेस को नेग्लेक्ट कर दिया और इसे ही हम आइडियल केस भी बोलते हैं। और हम जितने भी डेरिवेशंस हैं, हमारे कैलकुलेशंस है, वो हम आइडियल केस में ही करते हैं क्योंकि इससे आसानी होती है और हम लास्ट में इन रेजिस्टेंसेस को कंसिडर कर सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड केस का स्टेटमेंट था वही हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो कहता है एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट or in uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगा रहे हो तब वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो देखा जाए तो ये जो फर्स्ट लॉ है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है जो सभी ऑब्जेक्ट्स फॉलो करती हैं, जिसका नाम है इनर्शिया। तो इनर्शिया को हम सिंपलर टर्म्स में बोल सकते हैं कि वो होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। इसका मतलब है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर मोशन के रिलेटेड चेंज लाना चाहे तब वो ऑब्जेक्ट आपको रेजिस्ट करेगा। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और आप उसे मूव करना चाहते हैं तो वो मूव नहीं होगा, वो आपको रेजिस्ट करेगा, जिसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट पर। और जितना ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होगा उतना ही ज़्यादा एफर्ट्स, मतलब कि उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को मूव या स्टॉप करने के लिए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑब्जेक्ट में इनर्शिया ज़्यादा है या किस ऑब्जेक्ट में इनर्शिया कम है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। समझिए आपके पास दो बॉल है और उन दोनों बॉल का साइज़ सेम है और वो दोनों भी रेस्ट पर है, लेकिन एक बॉल जो है वो रबर की है और दूसरी बॉल स्टील की है। और आपका काम है इन दोनों भी बॉल्स को 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कराना है।
तो किस बॉल को मूव कराने में आपको आसानी होगी और किस बॉल को मूव कराने में आपको थोड़ी परेशानी होगी। तो जो रबर की बॉल है वो आसानी से 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड ले लेगी, लेकिन स्टील बॉल को उतनी स्पीड से मूव कराने में आपको थोड़ी परेशानी होगी, मतलब आपको थोड़े और एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। तो इनका रीज़न क्या है कि जो रबर की बॉल का मास है वो बहुत कम है और जो स्टील बॉल का मास है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो स्टील की बॉल का इनर्शिया है वो रबर की बॉल के इनर्शिया से ज़्यादा है। तो हमें एक ऑब्जर्वेशन मिल गया है कि जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास को। तो चलिए दूसरे एग्जांपल पर बढ़ते हैं। इस एग्जांपल में आपके पास दो आइडेंटिकल बॉल्स है। इसका मतलब है कि उनका साइज़ भी सेम है और मास भी सेम है, लेकिन अब आपका काम है कि आपको एक बॉल को 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कराना है, जबकि दूसरी बॉल को आपको 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कराना है। तो इस केस में किस बॉल को मूव कराने में आपको कम एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे और किस बॉल को मूव कराने में आपको ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। तो कम वेलोसिटी वाली बॉल को मूव कराने में आपको आसानी होगी, जबकि ज़्यादा वेलोसिटी वाली बॉल को मूव कराने में आपको ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को भी प्रोपोर्शनल होता है। और इन दोनों भी एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और अगर हम मास और वेलोसिटी को कंबाइन कर दें तो हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम। और हम मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं और उसका ऐसा यूनिट होगा kg/मीटर, क्योंकि मास की यूनिट है kg और वेलोसिटी की है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम भी वेलोसिटी की तरह ही एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन भी अलोंग वेलोसिटी ही होता है। और अगर आप स्केलर और वेक्टर्स से अनफेमिलियर है तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं स्केलर और वेक्टर्स पर। तो जिस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, लेकिन जो ये मोमेंटम है वो एक प्रोपोर्शनैलिटी शो करता है इनर्शिया के साथ। इसका मतलब है कि वो प्रोपोर्शनल तो है लेकिन वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि समझिए कि एक बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो और उस टाइम उसका मोमेंटम हो जाएगा ज़ीरो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसका इनर्शिया है वो भी ज़ीरो है, क्योंकि इनर्शिया जो है वो मास पर भी डिपेंड करता है। तो ये बात में ध्यान रखना कि जो मोमेंटम है वो एक्चुअल में मूविंग ऑब्जेक्ट्स को लेके ही कंसर्न है। तो चलिए अब देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने से उसके मोमेंटम में क्या चेंज आता है। मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है और उसका मास है m, जो इनिशियली रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो उसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा ज़ीरो। और अब आप उस पर एक फोर्स F अप्लाई करते हो जिससे वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करने लगता है विथ वेलोसिटी v। तो उसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m/v, और आप जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उस ऑब्जेक्ट पे उतना ज़्यादा ही उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी फाइनल, और उतना ज़्यादा ही उसका फाइनल मोमेंटम भी बढ़ेगा। इसे हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम को। इसका मतलब है जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा ही मोमेंटम भी चेंज होगा। लेकिन जो हमारा फोर्स है वो सिर्फ चेंज इन मोमेंटम को प्रोपोर्शनल नहीं है, वो चेंज कितने टाइम में हुआ उस पर भी डिपेंड करता है। इसे समझने के लिए चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपके पास एक ब्लॉक है जो रेस्ट पर है और आपका काम है इसे 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक रीच कराना। तो आप इस पर फोर्स लगाते हैं तब तक जब तक कि 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड नहीं ले लेता, और आपको इस काम में लग गया 10 सेकेंड। तो आपने एक्चुअल में बॉडी का मोमेंटम चेंज किया 10 सेकेंड के ड्यूरेशन में। लेकिन मैं अभी आपको बोलता हूँ कि नहीं, मुझे ये 5 सेकंड में करके दिखाइए, मतलब आधे कम टाइम में करके दिखाइए। तो अब आप क्या करोगे, आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप चेंज लाना चाहते हो मोमेंटम में कम टाइम में। जितने कम टाइम में आप चेंज लाना चाहते हो उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे हमें पता चला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम है। इधर टाइम डिनोमिनेटर में क्यों? क्योंकि जितना टाइम कम होगा उतना ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा।
तो फोर्स और टाइम के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए फोर्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। इसे ही हम दूसरे शब्द में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है, जिसका स्टेटमेंट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। तो इसका मतलब यही है जो हमने अभी देखा एग्जांपल में, और जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन रहेगा वो सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा। तो मैथमेटिकली हम इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हम चेंज शो करने के लिए उसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वलिटी डाल देंगे और उसके साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस इक्वेशन में k का जो वैल्यू है वो 1 है, तो हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो अगर आपके पास एक बॉडी है जिसका आपको मोमेंटम पता है, चेंज इन मोमेंटम और कितने टाइम में हुआ है, तब आप उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो निकाल सकते हैं। आप इस इक्वेशन को फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप डेल्टा पी की जगह पे लिख सकते हैं एम डेल्टा वी, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम में सिर्फ वेलोसिटी चेंज होती है, मास कांस्टेंट रहता है, इसलिए कॉमन होकर बाहर आ जाएगा। तो हो जाएगा एम डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। और अगर आप इसको देखें, जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तब हम बोलते हैं कि वो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का डिवाइडेड बाय टाइम, और तो हो जाएगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इधर लिख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन है फोर्स का, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर आप फोर्स की यूनिट देखें इसमें से, तो मास की है केजी, एक्सेलरेशन की हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट है हमारी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम इसे एसआई में न्यूटन बोलते हैं। सर आइजैक न्यूटन के नाम पे रखा गया है इसे। तो अभी मैं इसे मिटा लेता हूँ। इस इक्वेशन का मतलब ये भी है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास और वो एक्सेलरेट हो रहा है, उसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट कर रहा है, और उस फोर्स का आप वैल्यू निकाल सकते हो ये इक्वेशन यूज़ करके। तो इसी इक्वेशन को लेके रिलेटेड हमारा पोल क्वेश्चन है, और जो ये रहा और उसके ऑप्शंस भी है। तो अब आप अपना वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को रीड करिए, और जब आपने अपना आंसर गेस कर लिया हो तब इस आई आइकन पे क्लिक कीजिए और अपना ऑप्शन सिलेक्ट करिए। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और आपका पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करता है, इसलिए इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, और वो काफ़ी सिंपल है, इसलिए मैं उसका स्टेटमेंट पहले दे देता हूँ। तो वो कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, तो अगर ऑब्जेक्ट ए एक फोर्स एक्सर्ट करता है बी पर, तो बी भी उतना ही इक्वल फोर्स ए पर एक्सर्ट करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसे समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास रिकॉइल ऑफ गन। तो आपने देखा होगा कि जब भी एक गन फायर करती है बुलेट को, तो जो गन है वो खुद भी बैकवर्ड मोशन करती है, और उसे हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। तो इसका रीज़न ये है कि जब गन बुलेट को फायर करता है किसी फोर्स एफ से, तो जो बुलेट है वो भी गन पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब आप बोलोगे कि अगर दोनों भी फोर्सेस इक्वल है, पर बुलेट इतना फास्ट क्यों मूव करता है, वो इतना लगता भी है जबकि गन में इतना नहीं होता। तो इसका रीज़न जो है वो हमारे फॉर्मूला में छुपा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर आप मास देखें गन और बुलेट का, तो जो बुलेट का मास है वो काफ़ी कम है गन से,
तो इसी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो बुलेट का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और इसी की वजह से जो बुलेट है वो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी रीच कर लेती है, जबकि गन इतना नहीं कर पाता। लेकिन दोनों की फोर्सेस सेम है। और बुलेट इतना क्यों लगती है, उसका रीज़न है उसके साइज़ में, क्योंकि जो बुलेट का साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल है और आपके स्किन से इजीली पियर्स कर जाता है, जबकि गन का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसलिए आपको उतना फोर्स फील नहीं हो पाता। थर्ड लॉ के और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि अगर आप एक बॉल को हिट करेंगे बैट से, तो बॉल भी बैट को उतने ही फोर्स से हिट करेगा और आप वो फोर्स को फील कर सकते हैं अपने हाथों पर। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जो रॉकेट्स होती है स्पेस में, वो फ्यूल बर्न करके गैसेस प्रोड्यूस करती है और उन्हें पुश करती है, और जिनकी वजह से उन्हें फॉरवर्ड मोशन मिलता है। तो यहीं पर हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ख़त्म होते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।